तीन गरीब बहुएं। वो कहते हैं ना, जीवन में इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश तो जरूर होती है। विमला देवी की भी एक ख्वाहिश थी कि अपने तीनों बेटों के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढ कर लाऊं जो मेरे घर को दहेज से भर दे। उसकी ये ख्वाहिश पहले ही एक हद तक तो टूट चुकी थी, क्योंकि उसके बड़े बेटे जतिन ने एक गरीब घर की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। अब और उनकी ये ख्वाहिश कुछ और टूटती सी नजर आ रही थी, क्योंकि घर के दरवाजे पर उसका दूसरा बेटा प्रवीण भी लव मैरिज कर अपनी पत्नी को घर ले आया है। हे भगवान, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। तेरे भाई ने तो पहले ही उस गरीब से शादी करके मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया था, और अब तूने भी वही किया। अरे शादी करनी थी तो इज्जत से कर लेता, इस तरह भाग कर शादी करने की क्या जरूरत थी। माँ, अगर आप जैसी हो तो बच्चों को भाग कर शादी करनी ही पड़ेगी। कब से कह रहा था कि मुझे रूबी से शादी करनी है, लेकिन आपको तो उसके फाइनेंशियल स्टेटस से प्रॉब्लम थी। अब आप तो मेरी शादी रूबी से करवाने को मान नहीं रही थी, तो मजबूरन मुझे भागना ही पड़ा। चलो रूबी, हम अपने कमरे में चलते हैं। विमला की पड़ोसन अनीता, जिसे उसकी घर की हर खबर रखने का बड़ा शौक था, अपनी खिड़की से छिपकर विमला की नई बहू का अच्छी तरह स्वागत देखकर तुरंत उसके घर फुदक पड़ी। विमला बहन, ओ विमला बहन। हे भगवान, अब ये कहाँ से आ गई? पक्का इसने प्रवीण को उस रूबी के साथ देखा है, तभी ये यहाँ पर आई है। अरे मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, कुछ जवाब तो दो। अच्छा, तुम मुझे आवाज दे रही थी? मैंने तो सुना ही नहीं। कहो, क्या काम था? काम तो मुझे कुछ नहीं था, बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई। अभी देखा मैंने तुम्हारी नई बहू घर में आई है। भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। पहले तुमने किसी को बिना बताए अपने बड़े बेटे जतिन की शादी करवा दी थी, और अब प्रवीण की भी ऐसे छुप छुप कर शादी करा दी है। अरे हम तो पड़ोसी हैं, हमें तो बुला लिया होता। अरे काहे का बुला लिया होता? मुझे खुद अब पता चला है कि इसने भी जतिन की तरह ही किसी गरीब लड़की से शादी कर ली है। इतना मना किया था इसे, लेकिन मजाल है कि कोई मेरी बात माने। हे भगवान, मतलब इस बार भी तुम्हें कोई दहेज नहीं मिला? क्या क्या सपने देखे थे तूने दहेज के। बहू घर में लाऊंगी तो अमीर घर की लाऊंगी, 50 लाख दहेज लूंगी। लेकिन इसे देखकर तो लग रहा है कि ये दहेज में 50,000 भी नहीं लाई होगी। तेरे दहेज के अरमान पूरी तरह पानी में डूब गए। अब तो बस नीति नहीं बचा है जो तेरे बचे कुछ अरमानों को कुछ पूरा कर सकता है, वरना मुझे तो उसकी भी उम्मीद नहीं है। अरे शुभ शुभ बोल। पहले क्या मेरी किस्मत पर कम मनहूसियत छाई हुई है जो तू भी इस तरह मनहूस वाली बात कर रही है? अरे भाई, मैं तो सच कह रही हूँ। तेरे 3 बेटे हैं, तू 2 को तो अपनी मुट्ठी में रख नहीं पाई। अब तुझे क्या लगता है कि तीसरा तेरी मुट्ठी में रहेगा? तूने शुरू से ही इनको बहुत ढील दे दी। मेरी तरह कस कर रखा होता तो तेरे बेटे भी आज मेरे नीरज जैसे होते। अपनी मर्जी से उसके लिए इतने अमीर घर की बहू ढूंढ कर लाई हूँ मैं। इतना दहेज लेकर आई है मेरी बहू कि घर में सामान रखने के लिए भी जगह नहीं है। एसी, फ्रिज, इतना महंगा फर्नीचर, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी, इतना दहेज आज तक किसी की बहू नहीं लेके आई जितना मेरी बहू लेकर आई है। हाँ हाँ, पता है, तेरी बहू बहुत दहेज लेकर आई है। बार बार ये बात बोलकर मेरे जले पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ने भले ही अपनी जितनी मर्जी मनमानी की हो, लेकिन नितिन की शादी तो मैं अपनी मर्जी से अमीर लड़की से ही करूंगी। कम से कम वो घर में दहेज लेकर आएगी तो बाहर मेरी कुछ तो इज्जत बनेगी। देखते हैं विमला बहन, तीसरी बहू आकर तुम्हारा घर भरती है या वो भी इन दोनों की तरह ही। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ, चाय का टाइम हो गया। मेरी बहू ने मेरे लिए चाय बना दी होगी। अनीता विमला के जले पर नमक छिड़क कर चली जाती है। तभी विमला की बड़ी बहू प्रीति उसके लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, आपकी चाय। अरे कोई चाय वाय नहीं पीनी मुझे। तेरी शक्ल देखते ही मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से वो दूसरी भी घर में ऐसी ही फटीचर घर की आ गई। पता नहीं तुम दोनों के साथ इस घर में कैसे रहूंगी मैं। माँ जी, आप हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करती हैं? मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आपकी सेवा करती हूँ। आपके कहने से पहले घर का हर काम कर लेती हूँ। फिर भी आप क्यों हमेशा मुझसे इस तरह उखड़ी उखड़ी रहती हैं? जानना चाहती है तू क्यों अच्छी नहीं लगती मुझे? क्योंकि तू मेरी पसंद की बहू नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए कहाँ अमीर घर की बहू लानी थी, और कहाँ वो तुझ जैसी गरीब फटीचर माँ बाप की बेटी को मेरी बहू बनाकर ले आया। दहेज देना तो दूर,
तेरे माँ बाप ने तो शगुन के 2 जोड़ी ढंग के कपड़े भी नहीं दिए हमारे लिए। ले जा अपनी चाय को यहाँ से और मेरे सामने मत आइयो। पड़ोसन ने विमला के जले पर जो नमक छिड़का था उससे विमला का पारा तो एकदम 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो तो वैसे ही अपनी बहू से इतनी उखड़ी हुई रहा करती थी, और अब दूसरी बहू भी जब उसके घर में गरीब आई तो उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अगले दिन, दीदी आज मेरी पहली रसोई है। माँ जी तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं। आप ही बता दीजिए ना माँ जी को खाने में क्या पसंद है। मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी तो शायद वो मुझसे खुश हो जाएं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ रूबी, लेकिन तुम माँ जी के लिए भले ही कुछ भी कर लो, वो तुमसे कभी खुश नहीं होंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं पूरी कोशिश करूंगी उनकी अच्छी बहू बनने की। बात अच्छी या बुरी बहू की नहीं है रूबी, बात यहाँ पर पैसों की है। अगर तुम बहुत अमीर घर से होती तो माँ जी तुम्हें खुशी खुशी अपना लेती। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक माँ जी ने कभी खुशी से मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया। 2 प्यार के शब्द तो दूर, बस हर वक्त मुझे उनके मुंह से दहेज और मेरे गरीब माँ बाप के लिए ताने ही सुनने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करनी तो नहीं छोड़ सकते, भले ही कुछ भी हो। आखिर है तो वो हमारी सासू माँ। वैसे माँ जी को ना खाने में आलू के पराठे और बूंदी का रायता बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, फिर मैं मम्मी जी के लिए नाश्ते में वही बना देती हूँ। रूबी बड़े ही प्यार से विमला के लिए आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाती है। वो हॉल में बैठी विमला के पास जाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाया है। दीदी ने बताया कि आपको खाने में ये बहुत पसंद है। गर्मा गर्म पराठे हैं मम्मी जी, खा लीजिए ना। तेरी जेठानी ने तुझे ये तो बता दिया कि मुझे खाने में क्या पसंद है, लेकिन ये नहीं बताया कि मुझे तेरे हाथ से कुछ नहीं खाना। जैसे मुझे उसके हाथ का खाना पसंद नहीं, वैसे ही मुझे तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाना। अब तो जब मैं अपने नितिन को ब्याह कर अपनी छोटी बहू को घर में लाऊंगी तब उसी के हाथ का खाना खाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो माँ तुम्हारी ये विश आज ही पूरी होगी। मैं तुम्हारी छोटी बहू को ले आया। अभी विमला कल वाले हादसे से उभरी भी नहीं थी कि आज उसका छोटा बेटा नितिन, जिससे उसे कुछ उम्मीदें थी, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। कह दे मुझे कि यह झूठ नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतना बोलते बोलते ही विमला बेहोश हो जाती है। प्रीति उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे उठाती है। अरे तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम बेहोश कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। अब तो मुझे ठीक करने डॉक्टर नहीं, सीधे ही यमराज आएंगे। तुम तीनों ने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। कल वो प्रवीण इस गरीब को मेरी बहू बनाकर ले आया। तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी तो तुम भी अपनी मर्जी से शादी कर लाया। आखिर तुम अपनी माँ की खुशी चाहते हो या चाहते हो कि इन सदमों से मैं परलोक सिधार जाऊं? अरे माँ, तुम कैसी बात करती हो? भला हम ऐसा क्यों चाहेंगे? और बात रही शादी की, तो हम तीनों भाई अच्छी तरह जानते थे कि तुम हमारी लव मैरिज के लिए कभी भी नहीं मानोगी। इसीलिए हम तीनों ने तुम्हें बिना बताए शादी की। अब जो भी हो, यही तीनों तुम्हारी बहू हैं, और जब तुम्हारे बेटे शादी करके खुश है तो तुम्हें आखिर अपनी बहुओं से क्या दिक्कत है? दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन एक मिनट, ये लड़की अमीर है या गरीब? तूने लव मैरिज की कोई बात नहीं, लेकिन ये अमीर तो है ना, अपने साथ दहेज तो लेकर आई है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे दहेज दे सके। उन्होंने तो हमारी शादी भी मंदिर में करवाई है। लो, हो गया कल्याण। तीनों की तीनों चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। सोचा था नितिन को ब्याह कर जब बहू घर में लाऊंगी तो वो दहेज लेकर आएगी, मेरी सेवा करेगी, लेकिन नहीं, तू भी इन दोनों के जैसी ही लड़की ढूंढ कर ले आया। पहले ही मोहल्ले में मेरी इतनी बदनामी हो चुकी है, जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। छोड़ो ना माँ, जब तुम्हारे तीनों बेटे खुश हैं तो तुम भी खुश हो जाओ ना। तुम तीनों तो गधे हो। तुम तीनों को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, तुम पर इतना पैसा लगाया, इतनी अच्छी नौकरी के लिए कहाँ कहाँ कोचिंग नहीं दिलवाई, उसके बाद भी तुम ऐसे गरीब फटीचरों को अपनी पत्नी बनाकर घर में ले आए। भले ही तुम तीनों को ये कितनी भी पसंद हो, लेकिन मैं इन्हें कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। अरे अनीता की बहू को देखा है, कितना दहेज लेकर आई है। वो जब भी घर में आती है मेरे पर हंसती है। मैंने कितने सपने देखे थे, मेरी बहुएं इतना दहेज लेकर आएगी, मेरे घर को इतना भर देगी कि सभी पड़ोसी और रिश्तेदार देखते रह जाएंगे।
लेकिन तुम तीनों तो ऐसी बहुएं लेकर आए हो कि पूरी रिश्तेदारी और पड़ोस में मेरा मजाक बनकर रह गया है। विमला देवी ये सब बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है। माँ जी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई नितिन जी, अब हम माँ जी को कैसे मनाएंगे? वो तो मैं नहीं जानता पूजा, लेकिन आप तीनों को कुछ न कुछ करके माँ को मनाना ही होगा। दीदी एक काम करते हैं, माँ जी के लिए नई साड़ी लेकर आते हैं। वो नई साड़ी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। हम तीनों अपने पैसे मिलाकर माँ जी के लिए अच्छी सी महंगी वाली बनारसी साड़ी खरीद कर लाते हैं। पूजा के कहने पर तीनों बहुएं विमला के लिए एक महंगी नई साड़ी खरीद कर लाती हैं। माँ जी, मना किया था ना मैंने, तुम तीनों मेरे सामने मत आना, तो क्या करने आई हो यहाँ पर? माँ जी, आप हमारी माँ समान हैं। आप हमसे गुस्सा होती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम तीनों आपके लिए ये नई साड़ी खरीद कर लाए हैं। आपको बनारसी साड़ी बहुत पसंद है ना, और लाल रंग तो आपका फेवरेट है। देखिए ये साड़ी कैसी है। तो क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आती हूँ कि मेरे लिए एक साड़ी खरीद कर लाओगे और मैं तुम्हारी बातों से बहल जाऊंगी? ये सारी तरकीबें ना छोटे बच्चों पर काम आती है। माँ जी तो अब आप ही बताइए, हम आपको मनाने के लिए क्या करें? हम आपको मनाने के लिए जो भी कोशिश करते हैं, आप हमेशा हमसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। आप हमारी सासू माँ हैं, इसलिए आपकी नाराज़गी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कोई तो रास्ता होगा ना जिससे आप अपनी ये नाराज़गी छोड़कर हमें अपना लें। अच्छा, अगर तुम्हें यह जानना ही है तो बता देती हूँ मैं। अगर तुम तीनों चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपना लूँ, तो तुम तीनों अपने अपने घर से 10-10 लाख दहेज लेकर आओ, ताकि मैं भी दुनिया को ये बता सकूं कि मेरी बहुएं मेरे लिए दहेज लेकर आई है। जितने मेरे बेटे कामयाब है, उस हिसाब से तो मेरे हर बेटे को 50-50 लाख रुपए दहेज मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तुम जैसी गरीबों से शादी की। 50 लाख दहेज देने की तो तुम्हारे माँ बाप की हैसियत होगी नहीं, लेकिन कम से कम अपनी बेटियों को 10 लाख रुपए दहेज तो दे ही सकते हैं। माँ जी, मेरे मम्मी पापा एक छोटे से घर में रहते हैं। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो अपने पुराने घर को ठीक करके नया घर ही बनवा लेते। हाँ माँ जी, हम तीनों का ही परिवार बहुत गरीब है, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। उसके बाद भी आप हमें इतनी बड़ी रकम दहेज में लाने को कह रही हैं। क्या दहेज लाने से बहुत ज़्यादा अनमोल हो जाती है, या वो अपने सास ससुर की ज़्यादा सेवा करने लगती हैं? हम तीनों आपकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान आ सके। हमारी भावनाओं को तो समझिए। तुम्हारी भावनाएं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इतनी गरीब थी तो मेरे बेटों से शादी क्यों की? किसी गरीब लड़के से ही शादी कर लेती। तुम गरीबों की औलाद ऐसी होती है। अपने बचपन से तो तुमने कुछ देखा नहीं होगा, तो सोचा होगा किसी अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाकर पूरे घर के मालकिन बन जाऊं। मेरे तीनों बेटे तो बेवकूफ थे जो तुम जैसी लड़कियों के चक्कर में फंस गए, वरना तुम जैसे गरीबों को तो मैं कभी अपने मुंह भी ना लगाती। जाओ यहाँ से। विमला की बातों से उसकी तीनों बहुओं के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो उन तीनों को अपने कमरे से निकाल देती है। माँ जी तो हमसे और ज्यादा गुस्सा हो गई। अगर हम माँ जी को खुश करने के लिए दहेज ला सकते तो जरूर लाते, लेकिन हम में से किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि माँ जी के लिए दहेज ला सके। दीदी, माँ जी को हम तीनों बहुओं की तरफ से कभी कोई गहना नहीं मिला। हम तीनों माँ जी के लिए पैसे मिलाकर एक सोने की अंगूठी खरीद कर ले आते हैं। क्या पता उससे माँ जी खुश हो जाए। मुझे इस बारे में पक्का तो नहीं पता रूबी, लेकिन एक बार कोशिश कर सकते हैं। वो तीनों अपने जोड़े हुए पैसों से सुनार के पास जाकर विमला के लिए एक सुंदर सी सोने की अंगूठी लेकर आती हैं। अगले दिन, माँ जी, हम तीनों की शादी में ही आपको कोई गहना नहीं मिला। उस समय तो हमारे पास आपको कुछ भी देने के लिए नहीं था, लेकिन हम आपके लिए ये सोने की अंगूठी लेकर आए हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगी। ओहो, जिंदगी में पहली बार मेरे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आए हो जो मैं दुनिया को दिखा सकूं। लेकिन इसका क्या फायदा? ये तो मेरे बेटों के पैसों से ही आई है। अपने माँ बाप के पैसों से मेरे लिए कुछ लेकर आती तब तो मैं इसे लेती। मेरे बेटों के पैसों से मुझे ही अंगूठी खरीद कर दे रही हो। ऐसी 10-10 अंगूठी मैं अभी के अभी बनवा सकती हूँ, समझी? इसलिए मेरे सामने ज्यादा चालाक मत बनो। तुम समझती हो तुम्हारी इन छोटी छोटी चालों में फंसकर मैं ये घर अपने तीनों बेटों के नाम कर दूंगी और तुम उन्हें बहला फुसलाकर खुद सारी जायदाद की मालकिन बन जाओगी। लेकिन अपने जीते जी मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। ये अंगूठी जहां से लेकर आई हो ना, वहां वापस लेकर आओ, और खबरदार अगर आज के बाद मेरे बेटों के पैसों से कुछ भी इतना महंगा खरीदा तो। आप हमारे बारे में गलत सोच रही हैं माँ जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। अपनी बकवास बंद करो, समझी? घर में 2 घड़ी बैठना मुश्किल कर दिया है।
एक अनीता की बहू है जिसने अनीता के घर में इतना दहेज लाकर उसके घर को स्वर्ग बना दिया है। अनीता को रानी की तरह रखती है वो। और एक तुम जैसी बहू है जिनके रहते मेरा अपने ही घर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं तो अनीता के घर ही जा रही हूँ। कम से कम उसकी बहू हमारे स्टैंडर्ड की तो है। उसके घर जाकर बैठूंगी तो 4 अच्छी बातें होंगी, वरना तुम्हारे साथ रहकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। विमला अनीता के घर जाती है तो खुले हुए मेन डोर से खुद ही अंदर चली जाती है, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, अनीता की बहू तो आराम से बैठकर टीवी देख रही है, और ये क्या, अनीता घर में बर्तन मांज रही है। अभी जाकर पकड़ती हूँ इसे। विमला किचन में अनीता के पास जाती है। विमला को अपने सामने देखकर अनीता बुरी तरह चौंक जाती है। अरे विमला, तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तू अपने घर में बर्तन क्यों धो रही है? तू तो कहती थी तेरी बहू घर का सारा काम करती है। घर में इतना दहेज लेने के बाद भी उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है। वो तुझे घर की रानी बनाकर रखती है। एक चाय का झूठा कप भी नहीं उठाने देती तेरी बहू तुझे। लेकिन यहाँ तो मामला मुझे कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। अब तक चाय नहीं बनी क्या मेरी? आपको तो एक काम करने को कह दो 10 घंटे लगा देती हूँ। यहाँ इतनी देर से मेरे सर में दर्द हो रहा है, जल्दी से चाय लेकर आओ, वरना आज रात रोटी भी खाने नहीं दूंगी मैं आपको। बस अभी ला रही हूँ बहू। बस एक बार उसे ये चाय देकर आओ, उसकी बात बताती हूँ तुझे सब। अनीता विमला को लेकर पास वाले पार्क में जाती है। अब बता, ये सब क्या चल रहा है? अब जब तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है, मैंने भी तेरी तरह लालच में अपने बेटे की शादी एक अमीर घर में की। इस बात में कोई शक नहीं कि मेरी बहू शादी में बहुत सारा दहेज लेकर आई, लेकिन जितना ज्यादा दहेज उतनी ज्यादा घमंडी बहू। मुझे दहेज देकर उसने मुझे ही खरीद लिया। अपने ही घर में 2 वक्त चैन से रोटी नहीं खा सकती मैं। मेरी बहू मुझसे पूरा दिन नौकरानी की तरह काम करवाती है, मेरी कोई इज्जत नहीं करती। मैं तो बस तेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए हमेशा अपनी बहू की इतनी तारीफ करती थी कि वो दहेज लेकर आई, फिर भी मेरी इतनी इज्जत करती है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। भले ही तेरी तीनों बहू गरीब घर से है, तेरे लिए कोई दहेज लेकर नहीं आई, लेकिन कम से कम सच्चे दिल से तेरी इज्जत तो करती है। ऐसे दहेज का क्या फायदा जब बहू सास को ही घर की नौकरानी बना दे। अब मैं चलती हूँ, मुझे रात का खाना बनाना है, वरना मुझे चैन से रात को रोटी भी नहीं खाने देगी वो। अपनी दहेज वाली बहू की सच्चाई बताकर अनीता तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों से विमला की आंखें खुल जाती है। वो अपने घर जाती है। प्रीति, रूबी, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम तीनों को दहेज के लिए परेशान करती रही। मैंने दहेज के आगे कभी कुछ और सोचा ही नहीं कि तुम तीनों मेरी कितनी सेवा और इज्जत करती हो। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने आज तक तुम तीनों को कभी अपनी बहू नहीं माना, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से तुम तीनों को अपनी बहू मानती हूँ। इधर आओ। विमला अपनी तीनों बहुओं को गले से लगा लेती है और दहेज वाली बहू की ऐसी सच्चाई देखकर उसकी आंखों पर बंधी दहेज की पट्टी हमेशा के लिए खुल जाती है।